चलिए दोस्तों, फिर आज शुरू करते हैं डे 11 का डिस्कशन। आज के टॉपिक्स क्या हमने डिसाइड किए थे? सीमा प्रबंधन और दूसरा था नागरिक अधिकार सुरक्षा। उम्मीद करते हैं कि पेपर 5 का जो डिस्कशन हो रहा है आपके साथ, उसमें पूरा मजा भी आ रहा होगा आपको और चीजें सीखने को मिल रही होंगी। यदि जो टॉपिक आपको अभी तक डिस्कस कर दिए गए हैं ना, वहां से अब आपसे प्रश्न कोई भी बनेगा तो आप उत्तर लिखने की सहज स्थिति में आ गए होंगे। शुरू करें फिर हम आज का डिस्कशन बिना देर किए हुए। पहला क्या टॉपिक है? सीमा प्रबंधन। देखो, सीमा यहाँ सीमा हैदर की बात नहीं हो रही है, हालांकि सीमा हैदर का भी हम प्रबंधन कर ही रहे थे अभी तक, और अब हम अपने उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा का प्रबंधन यहाँ देखेंगे। भारत के संदर्भ में जब हम समझते हैं तो भारत की जो सीमा रेखा है, वहां से संबंधित जो भी मैनेजमेंट हमें करना होता है वह हम पेपर 3 के अंतर्गत करते हैं। फिर हम यहाँ पेपर 5 में जब पढ़ेंगे चीजों को, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें चीजें देखनी चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में हमें चीजें समझनी है, तो एक बैकग्राउंड पहले बताएंगे। बैकग्राउंड के संदर्भ में हमारा इंट्रोडक्शन या भूमिका तैयार हो जाएगी। जैसे आपको बताना है कि भारत और नेपाल के बीच में कितनी सीमा लगती है। 1850 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और नेपाल के बीच लगती है। अब यही जो नेपाल से बनाती हुई सीमा है, यहाँ उत्तर प्रदेश के 7 जिले भी हमारे आते हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो जो चुनौतियां भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है उनसे हमारा उत्तर प्रदेश अछूता तो रहेगा नहीं। बोले बिल्कुल। तो फिर हमें प्रबंधन अपनी सीमा का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहां पर करना है समझ में आया, और क्यों करना है यह भी समझ में आ गया होगा। कैसे करना है अभी देख लेंगे। सबसे पहले जो इंट्रो आपको बनाना है, इंट्रो के स्तर पर चीजें जो शामिल करनी है वह समझ में आ गई होंगी कि भाई बताओगे भारत और नेपाल की जो सीमा है, नेपाल के साथ हमारे हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, तो हमने हमेशा खुली सीमा रखी है और नेपाल जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि भाई विदेश जाना है, तो विदेश जब हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो विदेश के नाम पर नेपाल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीजा भी नहीं लगता है, ना कोई वीजा बनवाना है, ना पासपोर्ट की कोई जरूरत है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर जब हमें सीमा प्रबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मुक्त है सीमा तो केवल नागरिकों के लिए नहीं, जो आतंकवादी हैं, जो संदिग्ध अपराधी हैं, उनके लिए भी वह सीमा मुक्त ही रहेगी। अब उनको तो निगरानी में रखना पड़ेगा, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी रखनी पड़ेगी हमें, तो उसी संदर्भ में हमें प्रबंधन करना है अपना। अब हमने बताया, पहले जानकारी हो गई कि आखिर कितने किलोमीटर लंबी है भारत नेपाल के बीच सीमा, और वहां उत्तर प्रदेश की जो 7 जिले हैं वो कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं, लगभग 600 किलोमीटर। 599 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से स्पर्श करती है। अब इसको हमने इंट्रो में बनाया और फिर इस तरीके का फिगर आप बना सकते हो कि कौन से यह 7 जिले हैं। यदि याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो कभी कभी पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर सीमा जो बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, इनका क्रम लगाने को भी आ जाता है भाई। तो यह जरूरी इंफॉर्मेशन है, यह आपको याद कर लेना है कौन से 7 जिले हैं, और फिगर जब बनाना है उसी आधार पर बनाना है जिस आधार पर इनका क्रम है। इस तरीके का फिगर बनाते हुए फिर क्वेश्चन की जो प्रमुख डिमांड रहेगी, या तो प्रयासों पर पूछा जाएगा। अब जब प्रयास बताने होंगे उसके पहले आपको संक्षेप में चुनौतियां जरूर बतानी चाहिए। भैया प्रयास करोगे तभी ना जब आपको चुनौतियों के बारे में पता होगा, और एग्जामिनर की नजर में आपको एक बार लिखना जरूर पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चुनौतियां सीमा पर विद्यमान हैं। तो अब चुनौती के संदर्भ में पहला बताओगे सीमा विवाद। वैसे तो नेपाल के साथ में कोई बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं रहता है जैसा पाकिस्तान चीन के साथ में मौजूद है, फिर भी अभी कुछ लिपुलेख वगैरह कुछ ऐसे प्रमुख स्थान थे जहां पर नेपाल ने अपने जो मैप था भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने नेपाल के मैप में दिखा दिया था। कुछ सीमित समय के लिए यहाँ पर भी तनाव देखा गया था भारत और नेपाल की सीमा पर। तो ये सारी चीजें बताते हुए और थोड़ा और अगर यूपी सेंट्रिक चीजें लिखनी है तो बताना है यूपी का जो लखीमपुर जिला है और नेपाल का कंचनपुर है, इसके मध्य विवाद देखने को मिलता है अक्सर। फिर दूसरी एक समस्या है सीमा पर संगठित अपराध की। संगठित अपराध के अंतर्गत जितनी तस्करी आपके नजर में आती है ना, ड्रग तस्करी हो, चाहे मानव की तस्करी हो, मानव अंगों की तस्करी हो, वन्य जीव की तस्करियां हो, ये सारी संगठित अपराध के दायरे में रखी जाती हैं। बोले यह समस्या इस सीमा पर विद्यमान है, तो यह एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी और यही भारत सरकार के सामने भी है भाई। तो ड्रग तस्करी, फेक करेंसी का नेटवर्क है यहाँ पर, मानव व्यापार की तस्करी, हथियार तस्करी, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर दी हुई हैं। फिर आगे आपको बताना है जो अपराधी हैं या आतंकी होते हैं, इनको नेपाल में शरण मिल जाती है। अब नेपाल में जैसे ही शरण मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नेपाल के रास्ते ये कहां भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, भारत में कहां अशांति फैलाने की, भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश किस रास्ते से करेंगे, नेपाल के रास्ते से करेंगे। और नेपाल के साथ में मुक्त जो हमारी सीमा है, इसका फायदा आईएसआई के द्वारा भी उठाया जाता है। बोले देखो यहाँ आवाजाही बहुत आसान होती है, यहाँ से घुसपैठ करना भारत में बहुत आसान है, तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है।
हमारे लिए। तो इस संदर्भ में ISI की भी भूमिका, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसकी भूमिका भी यहाँ नजर आ जाती है। और क्यों आ जाती है यह समझ में आ गया होगा। फिर राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो जासूस हैं यहाँ पर, यह भी मौजूद रहते हैं। फिर आपको माइग्रेशन बता देना है, क्योंकि खुली सीमा है। तो ये सारी समस्याएं ही तो हैं जो चुनौती के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं, हमारे सामने या भारत सरकार के सामने या उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। जब पेपर 5 में आपको लिखना है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको सारा डेटा यहाँ पर देना है, और जब भारत सरकार के संदर्भ में पेपर 3 में आपको लिखना है तो वहां उस हिसाब से आपको अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर? आप कंटेक्स्ट को केवल समझ जाया करो कि कैसे अपने पॉइंट्स को आपको शामिल करना है। जिस भी पेपर में आप अपना उत्तर लिख रहे होगे उस हिसाब से अपने कलम को चला देना है वहां पर। अब सीमा प्रबंधन को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ मुख्य मुद्दा रहता है यह। ठीक है, आपसे एग्जामिनर या क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो फोकस यहीं पर किया जाता है। चूंकि आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो आपको कार्य कहां पर करना है, यही करना है भाई, प्रयासों के स्तर पर। चुनौतियां तो विद्यमान ही है, या तो आम नागरिक को भी पता है। आप क्या करोगे, उन चुनौतियों का निपटारा करने के लिए ही तो आपकी नियुक्ति हो रही है। तो इसीलिए आपको फोकस यहाँ पर रखना होता है, और फोकस यहाँ पर रखकर तभी आप पॉइंट्स ज्यादा लिख पाओगे जब आप चुनौतियों से अच्छी तरह अवगत हो जाओगे। क्लियर? तो इसीलिए चुनौतियां पहले संक्षेप में आपको बताई गई हैं। अब प्रयासों के स्तर पर देख लेते हैं कैसे हमें समाधान खोजना है। और प्रयास अब आप खोजना समझ गए होंगे कैसे भैया प्रयासों के स्तर पर चीजें लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं, फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है। फिर यहाँ पर जो प्रयासों के स्तर पर है, यहाँ जो नजरिया है अपना कैसा रखना है, आओ देख लेते हैं अभी। उससे पहले अगर देखो, अगर यह जो तरीका आपको बताया जाता है ना पेपर 5 को लेकर के, जो आपकी तैयारी कराई जा रही है या जो डिस्कशन आपके साथ होता है, पसंद आया करो, कम से कम शेयर तो कर लिया करो प्रभु, कम से कम और लोगों की तो हेल्प हो जाएगी। जो बेचारे पेड में पैसा दे के इधर उधर फंसे हुए हैं उनको कुछ मदद हो जाएगी। तो ये इतना तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम अपना जो ये इनिशिएटिव है इसको शेयर करते रहो, है ना। इतना तो समय होगा ही आपके पास। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर प्रयास जो किए जा रहे हैं, प्रयासों के स्तर पर कैसे आपको अपने पॉइंट्स जनरेट करने हैं, अपने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। पहले आपको बताना है कि जब इस सीमा पर प्रयास किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। पहले यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होगी, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, पहले हम यह समझेंगे। फिर देखो यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है। पीछे हमने इसके बारे में जब सुरक्षा बल पढ़े थे तो हमने देखा था भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा के लिए सशस्त्र सीमा बल को तैनात किया गया है। अब हम यहाँ समझ लेंगे जो भी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा प्रयास किए जाएंगे वो सारे यहाँ पर आपको डाल देने हैं। इसके अलावा और देखेंगे अन्य प्रयास जो किए जा रहे हैं वो सारे यहाँ समझने की कोशिश कर लेते हैं। आओ, पहला हमने देखा उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, इसने जो नेपाल की सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ, मान लीजिए जो भी है नेपाल की सीमा एग्जाम्पल के तौर पर बना रही है, इसको 3 जोन में बांट दिया। पहला जोन उसने डिसाइड किया बरेली जोन, पहला उसने बोला बरेली जोन है, दूसरा उसने बताया लखनऊ जोन है, तीसरा गोरखपुर जोन है। देखो आपसे ही बोला जाता है कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उसको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया कि पूरा जो नेपाल से बनाती हुई 600 किलोमीटर की लंबी सीमा है इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दो और फिर समाधान खोजते हैं। तो बरेली जोन, लखनऊ जोन और गोरखपुर जोन, 3 जोन में बांट दिया उसने नेपाल की उत्तर प्रदेश से बनाती हुई सीमा को। यहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन कवच चलाया। पीछे हमने पढ़ा इसके बारे में, संगठित अपराध को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था भाई, ऑपरेशन कवच था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की पहले कार्रवाई हमने लिखी, कुछ पॉइंट्स यहाँ जनरेट किए। फिर सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल, इसकी तैनाती की गई। अब इसकी जब तैनाती होती है तो कुछ यहाँ पर जो कार्य किए जाएंगे उन्हें बता देना है। जैसे स्मॉल एक्शन टीम का गठन किया गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम का गठन किया गया, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव का जो दुर्व्यापार है वह भी स्वाभाविक सी बात है, मानव तस्करी तो होती है यहाँ पर। फिर बॉर्डर इंटरेक्शन टीम बनाई गई ताकि बॉर्डर पर जो लोग हैं वहां इंटरेक्ट किया जा सके लोगों से, और तकनीक का प्रयोग किया गया है। देखो यार, तकनीक का जितना ही बेहतर आज के समय में करोगे, सीसीटीवी वगैरह का, नेत्र का या ड्रोन का जितना ही अच्छे ढंग से प्रयोग करोगे आप, उतना ही ज्यादा हमारी जो बॉर्डर है वह सुरक्षित रहेंगे। फिर दूसरा क्या है, अगला है आपका नो योर एरिया। ऐसे इनिशिएटिव भी चालू किए गए। तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा या सशस्त्र सीमा बल के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उनको आपको बता देना है प्रयासों के स्तर पर। आगे आप इंफ्रा के स्तर पर बताओगे। देखो बॉर्डर पर सरकार का इस समय प्रमुख फोकस क्या है कि इंफ्रा को जितना ही बेहतर कर दिया जाएगा उतनी ही कनेक्टिविटी भारत के भीतरी क्षेत्रों से और अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो इस संदर्भ में अवसंरचना, जिसे इंफ्रा बोलते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर प्रयास कर रही है सरकार। तो इसी संदर्भ में जो बीआरओ है यहाँ पर एक्टिव नजर आता है। जितने भी बॉर्डर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बीआरओ प्रमुख भूमिका में नजर आएगा। क्लियर? अब बीआरओ के द्वारा देखो यहाँ पर बॉर्डर पर रोड बनाई जाएगी, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाया जाएगा,
सेंसर इनेबल्ड फेंसिंग की जाती है, जो तार वगैरह लगाए जाते हैं ना बॉर्डर पर, उसे ही आपका फेंसिंग बोला जाता है। और यह सेंसर इनेबल्ड फेंसिंग यदि की जाएगी तो और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। और बॉर्डर पर जो पेट्रोलिंग की जाती है, पेट्रोलिंग मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं बॉर्डर की। फिर आते हैं खुफिया एजेंसियों पर। देखो एक इससे जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर कौन सा है, खुफिया तंत्र। खुफिया तंत्र जितना ही मजबूत रखोगे, घुसपैठ उतनी ही कठिन हो जाएगी, चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे तस्करी हो। तो खुफिया एजेंसियों को क्या करने की जरूरत है, आधुनिक करने की जरूरत है। तो खुफिया एजेंसियों का आधुनिकीकरण करो। कैसे भाई, तकनीक की दृष्टि से उन्हें और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो अन्य एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके साथ सहयोग स्थापित करो, और दोनों मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करेंगी तो और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसी संदर्भ में आपको एग्जांपल बता देना है, जितने राज्य के खुफिया बल हैं, इनका सर्ट इन के साथ समझौता हुआ है। सर्ट इन हमने पढ़ा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो आपकी होती है, इसके साथ भाई समझौता किया गया है। फिर सिविल एक्शन प्रोग्राम तो डालना ही है, पीछे समझाया कि यह जो है आपका सीमा से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सिविल एक्शन प्रोग्राम चलाने की जरूरत होती है, क्योंकि पीपल का परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। पीपल का परसेप्शन यहाँ पर नकारात्मक यदि हो गया तो भाई यह जो पीपल यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, यही कुछ समय के बाद में संदिग्ध अपराधी के रूप में रूपांतरित होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए सिविल एक्शन प्रोग्राम इन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी भूमिका में होना चाहिए। फिर सांस्कृतिक दृष्टि से भी कोई कार्य किया जा रहा है क्या, तो आप बताओगे ग्रामीण हैं, उन क्षेत्रों में बॉर्डर जिले क्षेत्र हैं, जितने भी बॉर्डर पर स्थित जो गांव होते हैं, वहां पर उत्सव का आयोजन हो सकता है, हॉट का आयोजन किया जाता है, नए नए टूरिस्ट स्थल बनाए जाते हैं, ताकि लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ के लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। जब वो जुड़ाव महसूस करेंगे तो जितना सुरक्षा का माहौल सरकार के द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है, वह भी बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा। क्लियर बात है। तो प्रयासों के स्तर पर कैसे सोचना है, पहले यूपी पुलिस के द्वारा देखो भाई कोई प्रयास किया जा रहा है क्या, फिर देखो वहां पर जो तैनाती होती है सुरक्षा बलों की, वह कौन कौन से प्रयास कर रही है। फिर एक बड़ी चुनौती है इंफ्रा के स्तर पर, वह दूर करो। फिर इनसे जुड़ी हुई खुफिया तंत्र, उसे मजबूत करो, और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हैं, कुछ सांस्कृतिक यदि गतिविधियां की जाती हैं, उन्हें बताओ। हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे क्लियर। और इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर अगर आप लिखने को आएगा यदि सीमा प्रबंधन को लेकर के, तो बताओ भाई आपका उत्तर जो है मल्टी डायमेंशन भी होगा और सारे एरिया आप कवर कर लोगे, इस हिसाब से अगर अपने दिमाग में चीजें फ्रेमवर्क एक बनाकर चलोगे। ठीक है, तो इसी तरीके का फ्रेमवर्क बनाना है, तभी आपको क्या है बढ़िया नंबर भी मिलेगा और बढ़िया पॉइंट्स भी आपकी कॉपी में आंसर में आपके दिखाई देंगे। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक था नागरिक अधिकार सुरक्षा। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझो कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। बहुत टू दी पॉइंट चीजें यहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपको भैया चीजें समझा दी जाए ताकि आप आंसर अपना अच्छा लिखो और टू दी पॉइंट मटेरियल मिले, कचड़ा नहीं दिया जाए यहाँ पर। और कचड़ा मैं खुद कोशिश करता हूँ कि कचड़ा चीजें निकाल दी जाए और वही चीजें आपको कोशिश की जाए डिलीवर करने की जिनका आप प्रयोग कर सको अपने आंसर में, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट्स को ही तो आपको लिखना होगा। इधर उधर की चीजें जो आप इधर उधर की चीजें पढ़ते भी रहते हो, वो काम नहीं आती हैं, काम वही आती हैं, लिमिटेड चीजें ही काम आएंगी आपके। और जो आप पढ़ते हो वो आपकी समझ के लिए बेहतर होता है, इसीलिए आपको अपना सोर्स तो जरूर पढ़ना है। सोर्स जब पढ़ोगे तो टॉपिक पर समझ बनती है, फिर टॉपिक से ही, सोर्स से ही चीजें निचोड़ निकाला जाता है, उस निचोड़ को ही अपने आंसर में प्रयोग किया जाता है। यह तरीका होता है। और कभी भी जैसे आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाया करो, तो शॉर्ट नोट्स के स्तर पर पहली बार में नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाते हुए बैठ गए सीधे फर्स्ट टाइम पे, पहली बार में पढ़ना है, रीडिंग करनी है, सेकंड रिवीजन मारना है, थर्ड टाइम आपको क्या करना है, तीसरी बार में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नहीं अगर ऐसा करोगे तो पहली बार में बनाकर देख लेना, पहली बार में ये मोटे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, दूसरी बार बनाओगे फिर और पतले होंगे, तीसरी बार बनाओगे फिर और कंसाइज होते चले आएंगे, और वही जो लास्ट आपका तीसरे राउंड में ही जो शॉर्ट नोट्स आपका तैयार होगा, वही मटेरियल आपके लिए लाभदायक रहता है। तो चलो फिर टॉपिक देखते हैं, नागरिक अधिकार सुरक्षा। ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई, तो नागरिक अधिकार सुरक्षा को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है। पहला देखो कंटेक्स्ट आप समझो, जब नागरिक अधिकारों की नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात की जाएगी, तो आप बताओगे कि यहाँ पर प्रशासन तो यही कार्य करता है, बोले बिल्कुल करता है, लेकिन प्रशासन पर भी तो प्रशासन की अपनी एक सीमाएं हैं, बोले हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे पास निकल कर आते हैं नागरिक अधिकार स्वयं सेवक। तो नागरिक सुरक्षा को लेकर जो स्वयं सेवक हैं, जिन्हें वॉलंटियर बोलते हो आप, तो ये वॉलंटियर्स क्या होते हैं, नागरिकों के बीच से ही निकल कर आते हैं और यह बोलते हैं कि भाई हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, जो नागरिक के अधिकार हैं उन्हें और बेहतर ढंग से कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो बेसिकली जो नागरिक अधिकारों के लिए वॉलंटियर्स तैयार होते हैं, नागरिकों के बीच से आते हैं, और तभी नागरिक अधिकारों की जो सुरक्षा है वो स्थापित की जा सकती है। समझ में आया कि नागरिक अधिकार सुरक्षा टॉपिक पढ़ना है तो किस कंटेक्स्ट में हमें पढ़ना है। पहला हमें समझ में आया कि जो नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है वो प्रशासक को दिया गया है ना, प्रशासन को दिया गया है। अब प्रशासन की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब प्रशासन की जब सीमाएं हैं
तो बड़े स्तर पर हमारे यहाँ जनसंख्या है, जनसंख्या के बीच से कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों के लिए आगे आना चाहते हैं, तो वही वॉलंटियर्स आते हैं और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं प्रशासन के साथ मिलकर। ये है कॉन्टेस्ट, और ये इसी को भूमिका बनाना होता है। भूमिका के संदर्भ में देखो कुछ चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, जैसे आपको बताना है कि नागरिक अधिकार सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें नागरिकों के द्वारा ही नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व नागरिकों का मनोबल बनाए रखने हेतु प्रयास किए जाते हैं। जो समझाई चीज है वही देखो यहाँ लिखी है, एक सही भाषा में, उचित भाषा में, मानक भाषा में कोशिश किया करो। इंट्रोडक्शन पहले शुरुआत देखो, फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, आपको एक बढ़िया इंप्रेशन डालना है, तो उस संदर्भ में ही ऐसी कुछ परिभाषाएं, शॉर्ट परिभाषाएं जो 20 से 25 शब्दों में आपको तैयार करके हर टॉपिक की रख लेनी है, और यह इतनी बार प्रयोग करनी है कि ये रट जाए एकदम आपको। फिर दूसरा एक तरीका देखो होता है और कि मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है, जैसे भारत के संदर्भ में लिखोगे तो प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट है, उसको नोट डाउन कर लिया। जैसे यहाँ पर मैंने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया, सिविल डिफेंस को लेकर के बोला था। क्या बोला था? सिविल डिफेंस विभाग ने राज्य में शांति, सौहार्द, सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपका अगर इंट्रोडक्शन रहेगा, और डैश करके आपको लिखना है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और ये अगर आपका देखो इंट्रोडक्शन बनेगा तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा यहाँ पर एग्जामिनर के दिमाग में कि कितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन ढूंढ कर देखो निकाला है ना। अब देखो आगे क्या बताना है, आगे बताना है जो नागरिक अधिकार है, नागरिक सुरक्षा है, इसको विनियमित किया गया 1968 में, और 1968 के बाद वर्ष 2009 में यहाँ आपदा प्रबंधन को भी जोड़ दिया गया, यानी कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भी नागरिक सुरक्षा की एक इकाई स्थापित की जाएगी, और यह प्रशासन के साथ में यहाँ भी कार्य कर सकेंगे मिलकर के। क्लियर? तो यहाँ 2009 में आपदा प्रबंधन को शामिल करने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब आगे आपको बताना है कि नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जो वॉलंटियर्स होते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। पहला हमने बताया कि जो प्राकृतिक आपदा होती है या मानव आपदा होती है, इस संदर्भ में ये सेवा देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया। अब प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर जो नागरिक सुरक्षा इकाई होती है या नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक होते हैं, यह भी प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। अभी जैसे इसका अगर वर्तमान में ही उदाहरण देखा जाए तो जब कोविड आया था, कोविड के बाद लॉकडाउन लगता है। अब कोविड के बाद जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन में क्या होता है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक सामग्री पहुंचाई जा सके, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो इस संदर्भ में जो हमारे ये वॉलंटियर हैं, इन्होंने प्रशासक की बहुत मदद की थी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना है भैया ये चीजें, और फिर बताना है SDRF है आपकी जो स्टेट डिफेंस जो रिस्पांस टीम होती है, रिस्पांस फोर्स होता है, इसकी मदद करते हैं, क्योंकि NDRF आपकी नेशनल लेवल पर जो टीम होती है, STRF जो स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर यह टीम कार्य करती है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिविल डिफेंस के भाग के रूप में ही आपदा सखी भी चलाया गया। तो सिविल डिफेंस के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक इकाई ने मिलकर के आपदा सखी भी प्रारंभ किया था। इसको भी एग्जाम्पल में शामिल करना है, और यूपी स्पेसिफिक भी आपके आंसर को यह बना देगा। फिर वनाग्नि या सामान्य आग कहीं लगती है, वहां भी राहत कार्य किया जाता है इन वॉलंटियर्स के द्वारा। और क्या किया जाता है, और कहां कहां पर काम आते हैं, जैसे युद्ध वगैरह के समय सशस्त्र बल जो होते हैं उनकी मदद करते हैं। ये संपत्ति का कहीं नुकसान होता है उसको कम करने में मदद करते हैं, उत्पादन और सप्लाई के स्तर पर भी है ना ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य करते हैं, जैसे कहीं दुर्घटना वगैरह हो जाती है वहां पर भी इनकी प्रमुख भूमिका दिखाई देती है। तो नागरिक अधिकार सुरक्षा है, इस टॉपिक को समझना है तो नागरिक सुरक्षा जो स्वयं सेवक होते हैं इनकी भूमिका को समझना पड़ेगा। भैया इनके बिना जो नागरिक अधिकार सुरक्षा है यह अधूरी ही है, क्योंकि जो प्रमुख भूमिका में सेंटर में कौन है आपके, यही नागरिक सुरक्षा जो वॉलंटियर्स होते हैं। क्लियर है? और इनकी भूमिका कैसे है वह समझा दी गई, प्रशासन से जोड़कर ही कंटेक्स्ट समझ में आएगा आपको, अदरवाइज सीधा सीधा आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आता होगा। फिर इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जैसे डालने हैं, कुछ घटनाएं डालनी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जैसे आपको बताना है ये डेटा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कितना गंभीर है नागरिक अधिकार सुरक्षा को लेकर के, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 27 जिले हैं अभी जहां नागरिक सुरक्षा टीम कार्यरत है, और आगे भविष्य में यह योजना है कि पूरे 75 जिलों में यह जो सुरक्षा टीम है यह कार्यरत हो सके, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जो CA आया था आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके संदर्भ में बहुत सारी गलतफहमियां आपकी राज्य में क्या राष्ट्र में ही फैली हुई थी। तो यहाँ इन वॉलंटियर्स ने प्रशासन की बहुत मदद की और लोगों तक गलत जानकारी ना फैले, इस संदर्भ में काफी प्रशासन की यहाँ पर मदद की गई इनके द्वारा, तो यह भी बताना है। फिर कोविड के दौरान बता ही दिया कि प्रशासन की काफी आगे बढ़कर मदद की कि कैसे जरूरतमंद लोगों तक
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या जरूरी सामग्रियां हैं वो उपलब्ध हो सके। यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां उत्तर प्रदेश में ये वॉलंटियर्स बहुत अधिक एक्टिव नजर आए अभी हाल ही के दिनों में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने पॉइंट्स में डालने हैं जब इनकी भूमिका पर यदि आपसे प्रश्न बनाया जाता है। फिर देखो यह फिगर आप बना सकते हो कैसे, प्रशासन है आपका। अब प्रशासन का कार्य क्या होता है, दायित्व तो क्या है, सुरक्षा और नागरिकों की सहायता या उनके अधिकारों को संरक्षित करके रखना। तो अब अधिकारों को संरक्षित करके रखना, सुरक्षा देना, सहायता उपलब्ध कराना, तो ये सब प्रशासन का कार्य होता है। अब नागरिकों से ही निकल कर आते हैं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, है ना, कुछ वॉलंटियर यहाँ निकल कर आते हैं और यह किसके सहयोग करते हैं, यह प्रशासन का सहयोग करेंगे। जितना ही बेहतर सहयोग करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से सुरक्षा और सहायता दी जा सकेगी। इस फिगर के माध्यम से आप पूरा ऊपर कही हुई बात को समझा सकते हैं बहुत इजीली। तो यह फिगर इगर बनाओगे थोड़ा इंप्रेशन और अच्छा बनता है। और कोशिश किया करो इसी तरीके के फिगर्स वगैरह जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं या फ्रेमिंग ग्राफ्स वगैरह का यूज करते हैं, कोशिश किया करो जहां पर संभव हो सके जरूर बनाया करो भाई, वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क ही दिलाएगा अदर लोगों से। चलो फिर ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, उम्मीद करता हूं आ गए होंगे भाई। और नहीं आए हैं तो आप फीडबैक में कमेंट में चीजें बताया करो जहां पर चीजें ना समझ में आया करें, और आ रही हैं तब भी बताया करो। साथ ही यार शेयर नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है, नहीं तो एक एक का फोन लेके मैं खुद शेयर कर दूंगा, है ना। चलो फिर अच्छा शेयर कर देना अच्छे से, ताकि ये अगर इनिशिएटिव है तो लोगों को हेल्प हो सके। बहुत सारे आपके ही दोस्त होंगे जो पेड़ वगैरह लेकर के इधर उधर और बेचारे फंसे हुए होंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या कचड़ा वगैरह समझा दिया जाता होगा उन्हें, जो काम कुछ नहीं आना है, केवल पैसे कमा रहे होंगे। चलो फिर वीडियो को खत्म करें, और आज टॉपिक पर इस एक टॉपिक पर किसी एक टॉपिक पर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। साथ ही मंडे से एक चीज और सोच रहा हूं, आप लोग बताना, जो जहां पर मेंस की कॉपी चेक होती है ना, वहां पर अपलोड की जाती है, वहां पर आप लोग बताना कि यह सही रहेगा या नहीं, या कमेंट बॉक्स में ही चलो बता देना इसके। ये जैसे आज का टॉपिक है आपको मिल गया, आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल गया। अब जब अगला वीडियो मंडे से शुरू करेंगे, संडे को क्या होगा, आपको पीछे जितना लिखा है आपने वीक में वो सारा एनालिसिस करो, और साथ ही जो बची हुई कॉपियां हैं वो सारी चेक कर दी जाएंगी। फिर मंडे से क्या कोशिश की जाएगी, जो एक अच्छा आंसर हुआ करेगा, जो जैसे 12 टॉप डे 12 का हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले 5 मिनट में जो सबसे अच्छा आंसर हुआ करेगा, कभी इंग्लिश का कभी हिंदी का, एक आंसर उठाएंगे और इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन के स्तर पर जो कैंडिडेट ने लिखा होगा उसको डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने आंसर से भी वहां पर मैच कर सको चीजें, कि क्या आपसे मिस हुई थी, क्या आप और ऐड कर सकते हो और चीजें सीख सको। हालांकि चेक तो हो ही रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में भी पहले शुरुआत में 5 मिनट सोच रहा हूँ पहले डिस्कस कर दूं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लिया करेंगे। बताना भाई कमेंट बॉक्स में यह सही रहेगा, लाभदायक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद।